अंडरग्राउंड पार्क। सीतामढ़ी नाम के एक शहर में कई दिनों से बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि बीमारी की वजह से सबके माँ बाप ने बच्चों और बूढ़ों को बाहर निकलने से मना किया हुआ होता है। लेकिन बच्चे इस वजह से घर में बहुत बोर होते हैं। घर के आंगन में जगह ना होने के कारण वो ढंग से खेल भी नहीं पाते। उनमें एक पिंटू नाम का लड़का होता है। वो बहुत होशियार होता है। उसका दिमाग हमेशा खुरापाती से चलता है। एक दिन वो अपने दोस्तों को चुपके से एक जगह पर बुलाता है। पोनी और बंटी नाम के दो दोस्त आते हैं। अरे पोनी और बंटी, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे हमें घर के बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा और हम जी भरकर खेल भी सकेंगे। तो हमें भी बताओ पिंटू, हम भी बड़े परेशान हो गए हैं। लेकिन मम्मी और बाबूजी को तो पता नहीं चलेगा ना, उनकी मार नहीं खानी मुझे। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। पिंटू उन दोनों को अपने घर के एक कमरे में ले जाता है और वहां जाकर जमीन पर बने एक दरवाजे को खोलता है। तीनों दरवाजे से अंडरग्राउंड जाते हैं। पिंटू जैसे ही लाइट शुरू करता है वो देखते ही कि वहां पर काफी सारी खाली जगह है और ढेर सारे फूलों के पेड़ रखे हुए हैं। ये देखकर पोनी कहता है, अरे बाप रे, ये तो एक अंडरग्राउंड पार्क है। लेकिन ये अंडरग्राउंड पार्क यहाँ कैसे आया और इसे किसने बनाया पिंटू? अरे ये अंडरग्राउंड पार्क मेरे दादाजी ने खुद बनाया था। पापा कहते थे कि उस वक्त दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था और उससे बचने के लिए ही दादाजी ने इसे बनवाया था। तो चलो दोस्तों, किस बात का इंतजार है, चलो खेलते हैं। पिंटू के साथ बंटी और पोनी मिलकर खेलने लगते हैं। खेलते खेलते काफी देर हो जाती है। इधर पिंटू की माँ बहुत परेशान होती है और वो उसका इंतजार करती रहती है। हे भगवान, इस पिंटू ने तो नाक में दम करके रखा है। बदमाश लड़का कब सुधरेगा पता नहीं। आने दो उसे, फिर बताती हूँ। तभी थोड़ी देर में ही पिंटू और उसके दोस्त उस कमरे से बाहर आते हैं। ये देखकर उसकी माँ बहुत चौंक जाती है। अरे पिंटू, और तुम तीनों साथ में अंदर से कैसे आए? मैं तो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ, हम तीनों अंदर ही खेल रहे थे। कमाल है, इतनी देर से तुम तीनों अंदर खेल रहे हो और तुम्हारी आवाज तक नहीं आई। आंटी आंटी, हम तो। बंटी के कुछ बोलने से पहले ही पिंटू उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद करता है और कहता है, अरे बंटी, मैं माँ को बता दूंगा, तुम दोनों अब घर जाओ। ऐसा बोलकर पिंटू उन दोनों के साथ बाहर आता है और कहता है, अरे बंटी और पोनी, हम तीनों अंडरग्राउंड पार्क में खेलते हैं, इस बात का कभी माँ को पता नहीं चलना चाहिए, समझे तुम दोनों? ठीक है, हम समझ गए। लेकिन शाम होते ही जब पिंटू के बाबूजी घर आते हैं तो माँ उन्हें कहती है, जरा सुनिए जी, आज सुबह मैंने देखा कि पिंटू और उसके दो दोस्त खेलकर कमरे से बाहर आए, जबकि मैं उनका इंतजार बाहर कर रही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी आवाज मुझे क्यों नहीं सुनाई दी। अरे पिंटू की माँ, पिंटू बहुत बदमाश है लेकिन होशियार भी। वो उन दोनों को लेकर अंडरग्राउंड पार्क में खेल रहा होगा, इसलिए उनकी आवाज तुम्हें नहीं आई। अच्छा जी, तभी मैं सोचूं कि पिंटू ने बंटी का मुंह क्यों बंद किया था। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा उस अंडरग्राउंड पार्क में नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे? अंडरग्राउंड पार्क में जाओ और खूब खेलो, वहां तुम्हें खेलने से कोई नहीं रोकेगा। पापा से परमिशन मिलने के बाद पिंटू और उसके सभी साथी रोज अंडरग्राउंड पार्क में जाने लगे और खूब खेलने लगे। दोस्ती। रामपुरम नाम के गांव में रंगैया नाम का आदमी पैसे ब्याज पर देना, जमीन खरीदना और बेचने का व्यापार करके अच्छे से पैसे कमा चुका था। उन पैसों से उसने एक बड़ी सी जमीन खरीदी और उसमें उसने एक तालाब बनवाया और उसके किनारे एक बड़ा सा महल बनवाया और वहां वो अपने परिवार के साथ शाही जिंदगी गुजार रहा था। रंगैया के महल के पास ही सोमैया नाम का एक दलित रहता था। रंगैया को सोमैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उस परिवार को वहां से निकालकर उस जगह को भी खरीदना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न भी किए, लेकिन सफल ना हो पाया।
बेचारे सोमैया के पास उस घर के अलावा और कोई जायदाद नहीं थी। जमीन के दाम बढ़ रहे थे। सोमैया और उसका परिवार दिन रात मेहनत करते थे और अपने घर को संभालते थे। एक दलित को इतना घमंड, जमीन बेचने के लिए ना कह रहा है। रंगैया उस गुस्से से सोमैया के किसी भी परिवार के सदस्य को अपने घर के आसपास और तालाब के करीब भी नहीं आने देता था। रंगैया का बेटा रामू और सोमैया का बेटा राजू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के अलग अलग सेक्शन होने की वजह से कभी भी दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। एक दिन वो दोनों स्कूल से घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में पानी के मटके पर एक बड़ी सी लकड़ी पर बांधकर उस लकड़ी को अपने कंधे पर लाद कर सोमैया दिखाई देता है। मटकों के वजन की वजह से सोमैया देखते ही देखते गिर जाता है। रामू के पीछे चल रहा राजू ये देख तुरंत भागा भागा आकर अपने पिता को उठाकर बैठाता है और मटके में से थोड़ा पानी पिलाता है। उस समय रामू उनके पास आकर उनसे बात करता है। राजू, तुम लोग हमारे तालाब से पानी क्यों नहीं लेते? इतनी दूर से पानी क्यों ला रहे हो? ये कहकर वो पूछता है। सोमैया और राजू दोनों हंसकर चुप हो जाते हैं। उस दिन शाम को रामू अपने पिता से पूछता है, राजू का परिवार हमारे तालाब से पानी क्यों नहीं ले रहा है? अरे वो दलित है, वो लोग हमारे घर के पास नहीं आ सकते, हमारी किसी भी चीज को वो छू नहीं सकते, तुम भी उनसे बात मत करना, समझे? रंगैया ने गुस्से से कहा। ये बातें सुनकर रामू बहुत उदास हो गया, लेकिन चुप हो गया। एक दिन शाम को रामू स्कूल से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक सांप दिखाई देता है। वो सांप एक मेंढक को निगल रहा था। रामू चुप ना रह सका और उस पर लाठी से हमला कर दिया। सांप मेंढक को छोड़कर रामू के पीछे पड़ता है। उस वक्त रामू के पीछे राजू आ रहा था। ये देख वो तुरंत एक बड़ी लकड़ी लेकर उस सांप को मार देता है। डर के मारे कांप रहे रामू को राजू हिम्मत देता है। इस तरह वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उस दिन से दोनों मिलकर स्कूल जाते थे और साथ मिलकर आते थे। कई बार अपने पिता से छुपाकर किताब, पेन रामू राजू को दिया करता था। दोनों मिलकर दूर एक खेत में खेला करते थे। ऐसे ही एक दिन रंगैया दोनों बच्चों को खेत में खेलते हुए देख लेता है। रंगैया की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो जोर से रामू को घर खींचते हुए लाता है। सोमैया को बुलाकर लड़ाई करता है। सोमैया पहले तो चुप रहता है, लेकिन अब चुप रहना अच्छी बात नहीं है ऐसा सोचकर वो भी अपनी आवाज बढ़ाने लगता है। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से दोनों बच्चे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। दोनों गुस्से से बच्चों को धकेल देते हैं। थोड़ी देर वैसे ही रुककर रामू हल्के से खेत की ओर निकल पड़ा। ये देख राजू उसके पीछे जाता है। बहुत देर के बाद दोनों पिता लड़ाई रोक देते हैं। अंधेरा हो गया, लेकिन बच्चे घर वापस नहीं आए। रंगैया और सोमैया बच्चों के लिए परेशान होने लगे। गांव वाले सब इकट्ठे होकर रंगैया और सोमैया को डांटने लगे और तुरंत मशाल लेकर बच्चों को ढूंढने लगे। 2 घंटे बीत गए। चांद की रोशनी में 2 आकार दूर दिखाई देने लगे। सब उन आकारों की तरफ भागने लगे। रामू कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ नजर आ रहा था और अंदर ना चला जाए इसलिए एक घास से बनी हुई रस्सी उसकी कमर में बंधी हुई थी। उस रस्सी को पकड़कर राजू बहुत ही मुश्किल से उसे खींच रहा था। ये देख तुरंत गांव वाले सब भागते हुए जाकर राजू की मदद करके रामू को बाहर निकालते हैं। रंगैया का घमंड कम होता है और वो पश्चाताप करने लगता है। वो अपने किए पर बहुत पछताने लगता है। उसके अपने बच्चे को बचाने के लिए राजू की कोशिश उसके सामने आने लगती है। उसकी अच्छाई के सामने वो कुछ भी नहीं है। इन सब बातों को सोचकर रंगैया का सर झुक जाता है। पिताजी, अगर मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ राजू की वजह से। उसने इससे पहले भी मेरी जान सांप से बचाई है और अब कीचड़ से निकालकर। लेकिन आप हो कि उन्हें इंसानों की तरह भी नहीं देखते। क्यों आप इतना कठोर व्यवहार कर रहे हो पिताजी? वो अपने पिता के पास आकर सारी बातें कहता है। रंगैया की आंखों में पानी आ जाता है। रंगैया माफी मांगता है और कहता है कि घमंड की वजह से वो इंसानियत को ही भूल गया था।
अब आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। अपने घमंड की वजह से मैं इंसानियत को ही भूल गया था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। इस तरह रंगैया अपनी बात पर खरा उतरता है और सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सब लोग उसे अच्छा कहने लगे। रामू और राजू की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो गई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।